हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग गणित या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं लाभ और हानि या प्रॉफिट और लॉस को। निचली कक्षाओं में अंकगणित में इसका काफ़ी अधिक जो है महत्व है। साथ ही साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें अनेक सारे क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये डेमो आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो लाभ और हानि चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग को लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द को समझने होंगे। उनकी समझ के बिना आप यदि इस चैप्टर में अपना कदम बढ़ाते हो तो वह जो है समझ पूरी तरह से नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो समझ को विकसित करने के लिए चलते हैं हम लोग इनके बेसिक शब्दों को लेकर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे लाभ और हानि चैप्टर में जो पहला जो चीज़ होता है वो होता है क्रय मूल्य का, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इनका बेसिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी भी एक सौदे में जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उस मूल्य को किसी वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है या फिर कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग इस कलम को ले लें तो यदि ये कलम हम किसी एक दुकानदार से खरीद रहे हैं तो उस स्थिति में इस कलम की जो कीमत होगी मान के चलिए 10 रुपये है, तो हमारे लिए इस कलम का क्रय मूल्य 10 रुपये। प्राइस या क्रय मूल्य का अर्थ समझ गए। अब हम लोग इसके दूसरे शब्द पर गौर करेंगे, विक्रय मूल्य। हिंदी में विक्रय का अर्थ होता है बेचना, तो विक्रय मूल्य जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस क्या होता है, चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। तो याद रखिएगा किसी एक कारोबार में जिस कीमत पर कोई एक वस्तु बेची जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एक घोड़ा का व्यापारी है जो अपना घोड़ा 10,000 रुपये में बेचता है, तो उस घोड़े के व्यापारी के लिए घोड़े का विक्रय मूल्य जो होगा या जो सेलिंग प्राइस होगा वो 10,000 रुपया होगा। ठीक है, यानी किसी एक व्यापार में जिस कीमत पर कोई एक वस्तु बेची जाती है उस कीमत या मूल्य को संबंधित वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी एक वस्तु के विक्रय मूल्य की जो राशि होती है वो उस वस्तु के खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य के समान होती है। ठीक है, जैसे एक दुकानदार के लिए किसी एक किताब का विक्रय मूल्य 20 रुपये है तो उस किताब को खरीदने वाले ग्राहक के लिए उस किताब का क्रय मूल्य का मूल्य 20 रुपया है। या अब हम लोग को थर्ड नंबर में जानना होगा है लाभ या फिर अंग्रेजी में जिसको प्रॉफिट कहा जाता है। तो लाभ या प्रॉफिट की परिभाषा होगी जब किसी वस्तु को कम कीमत में खरीदकर उससे अधिक कीमत में बेचा जाता है तो उस स्थिति में संबंधित वस्तु से हमें लाभ प्राप्त होता है। हो गई, या लाभ कब बनता है, जब विक्रय मूल्य की राशि जो होती है वह अधिक हो जाती है। कितने से, क्रय मूल्य से या फिर कह सकते हो कॉस्ट प्राइस से, तो उस स्थिति में आपको यह लाभ होगा। समझ पा रहे हैं। उसके बाद है चौथे शब्द पर आएंगे। चौथा जो शब्द है वो है हानि या जिसे अंग्रेजी में हम लोग लॉस कहते हैं। अब देखोगे हानि कब होती है, किसी भी एक व्यापार में किसी एक सौदे में हानि तब होती है कि जब हम लोग किसी एक वस्तु को अधिक कीमत पर खरीदकर उससे कम कीमत में बेचते हैं। ऐसा मजबूरी की स्थिति में ही होता है, क्योंकि कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी एक वस्तु को जिसे उच्च कीमत पर खरीदा गया है, अधिक कीमत पर खरीदा गया है, उसे हम लाकर कम कीमत में बेचेंगे। हर किसी व्यापारी, हर किसी व्यक्ति की यह जो इच्छा होती है कि हम उस वस्तु को बेचकर उससे कुछ न कुछ प्रॉफिट या फायदा ही कमाएं। परंतु कई बार ये ऐसा होता है कि हम मजबूरी में गिर जाते हैं। जैसे कोई एक सामान है काफ़ी दिनों से गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो सेलिंग नहीं हो रहा है, तो उस वस्तु को जिस कीमत पर हम खरीद कर लाए हैं समझिए वह पूंजी हमारे लिए रखा हुआ है, यानी अचल संपत्ति बन गई है। जैसे कोई एक कुर्सी है जिसे हम बेचने के उद्देश्य से 5 साल पहले अपनी दुकान में लाए हैं। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, समझ लें। कोई एक कुर्सी को बेचने के उद्देश्य से 5 साल पहले अपनी दुकान पर लाया मात्र 200 रुपये में। इस उद्देश्य से लाया कि इस कुर्सी को बेचकर हम कुछ फायदा कमा लेंगे। लेकिन नौबत ऐसी हो गई कि 5 साल पार हो गया, यह कुर्सी मेरी दुकान में पड़ी हुई है, वो बिक नहीं रही है। तो उस स्थिति में समझिए कि हमारी जेब से लगाया गया 200 रुपये की जो पूंजी है उस कुर्सी में फंसा हुआ है। तो हम लोग उस पूंजी को अगर किसी दूसरे वस्तु में अगर लगाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उससे हमको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। तो उस अचल संपत्ति को यानी 200 रुपये की जो कुर्सी है जो हमारे गोडाउन में पिछले 5 साल से पड़ी हुई है, मजबूरन हम उसे कुछ कम कीमत में ही सही बेच कर क्या करते हैं, नगद प्राप्त करते हैं, और उस नकदी को क्या करते हैं, किसी अन्य वस्तु में इन्वेस्ट कर देते हैं, निवेश कर देते हैं।
तो 200 रुपये की कुर्सी यदि हम मजबूरन 180 रुपया में भी बेचना पड़े तो उस सौदे में याद रखिएगा हमको हानि होगी। क्यों? क्योंकि वो कुर्सी 200 रुपये में खरीद कर हम लाए थे, बेचना पड़ रहा है 180 में, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, कोई शौक नहीं था 180 रुपये में बेचने की, क्योंकि 5 साल इंतजार कर लिए उस कुर्सी के बेचने का, लेकिन वो कुर्सी नहीं बिकी अभी तक। तब मजबूरी में हम उसे 20 रुपया घाटा करके या हानि बर्दाश्त करके भी 180 रुपये में बेच दे रहे हैं। अब देखोगे उससे हमको क्या फायदा होगा, 180 रुपये की जो नकदी प्राप्त हो जाएगी, कैश प्राप्त हो जाएगा, उस 180 रुपये का इन्वेस्ट हम क्या करेंगे, किसी अन्य वस्तु के लिए करेंगे। उस वस्तुओं के लिए करेंगे जो वस्तुओं की मार्केट में वर्तमान समय में जबरदस्त डिमांड है। तो उस स्थिति में 180 रुपये की पूंजी यदि उस चल संपत्ति के लिए हम लगाएंगे तो वह माल हमारी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बिक जाएगी, और उससे थोड़ा थोड़ा करके ही सही हम लोग उस घाटा को, जो कि उस कुर्सी में 20 रुपये का घाटा हुआ था, उस घाटा को पाटने में सफल हो जाएंगे, पूरा करने में सफल हो जाएंगे, और कुछ हद में तो हम प्रॉफिट भी कमाने लगेंगे। इसलिए कोई एक व्यापारी जो होता है, या कोई एक दुकानदार जो होता है, या कोई एक इंसान जो होता है, वो अपने कार्य व्यापार में कभी कभी थोड़ा सा घाटा बर्दाश्त करके भी थोड़ा किसी वस्तु को बेचना चाहता है। तो हानि कब होती है, तो जब किसी वस्तु को उच्च कीमत पर खरीदकर या अधिक कीमत पर खरीदकर उसे कम कीमत में बेचना होता है, तो उस परिस्थिति में हमें हानि या नुकसान होता है। समझ पा रहे हैं? तो हानि या नुकसान जो होता है वो तब होता है जब विक्रय मूल्य की राशि कम हो जाती है। कितने से? क्रय मूल्य से। खरीदते हो ज़्यादा में, बेचते हो कम कीमत में, तो उस स्थिति में हानि हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हानि की बात। अब रही बात 5 नंबर में। 5 नंबर में और एक चीज़ देखोगे, ऊपरी व्यय, इनको आप लोग समझ लें, अदर एक्सपेंसेस कह सकते हो। तो एक बार की हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वस्तु को जब खरीदते हैं तो वह वस्तु हो सकती है कि वो सेकेंड हैंड वस्तु हो, पुरानी वस्तु हो। मान के चलिए हम कोई एक साइकिल खरीदना चाहते हैं, नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अपने काम को चलाने के लिए कोई एक सेकेंड हैंड साइकिल या पुरानी साइकिल किसी से खरीद लेते हैं। तो पुरानी साइकिल कई बार की ऐसी होती कि चलने की स्थिति में होती है, और कई बार की उसको रिपेयरिंग करने की आवश्यकता होती है ताकि वो चलने लायक बन जाए। तो मान के चलिए वो पुरानी साइकिल हमने किसी एक व्यक्ति से मात्र 500 रुपये में खरीदे, तो उस साइकिल के लिए मेरा जो क्रय मूल्य हुआ वो क्या हुआ, 500 रुपये। परंतु 500 रुपये देने मात्र से वो साइकिल चलने लायक नहीं बनेगी। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस साइकिल का रिपेयरिंग कराने के लिए किसी एक गैरेज में लेके जाएंगे, और वहाँ का जो मैकेनिक होगा वो क्या करेगा, उस साइकिल का रिपेयरिंग करेगा। तो रिपेयरिंग में कुछ तो खर्चे आएंगे, कुछ पार्ट पुर्जे लगेंगे, कुछ मिस्त्री के खर्चे आएंगे। तो टोटल मिलाकर मान के चलिए 50 रुपये के खर्चे आ गए, और उस 50 रुपये में हमारी साइकिल सवारी के लायक हो गई, माल ढोने के लायक बन गई। तो वो 50 रुपये की जो राशि हो गई पूरी व्यय में शामिल हो गया, और इस तरह से उस साइकिल का कुल क्रय मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया, तो 500 रुपये तो हमने उस साइकिल के मालिक को चुकाया, और 50 रुपये उसके रिपेयरिंग में लगाया। टोटल पैसे बन गए क्या, 550 रुपये। यानी उस साइकिल को काम में लाने के लिए हमें कुल 550 रुपये खर्च करने पड़े। यानी कहने का मतलब है ऊपरी व्यय की जो राशि होती है या अदर जो कॉस्ट होता है वो किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है, क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। एक अन्य उदाहरण आप ले सकते हो, आप ठहरे एक छोटा दुकानदार, वो आसपास के किसी बड़े मार्केट से जाकर अपने कुछ सामान को उठाकर लाते हो और अपनी छोटी सी दुकान में फुटकर विक्रेता के रूप में सेलिंग करते हो। तो कोई एक वस्तु को खरीदकर मान के चलिए आप बड़े मार्केट से ला रहे हो, तो उस वस्तु की कीमत है बड़े मार्केट में 1000 रुपये। आपने 1000 रुपये देकर उस वस्तु को खरीदा, परंतु उस वस्तु को अपने दुकान तक लाने में या तो कह सकते हो वाहन खर्च के रूप में या फिर गाड़ी भाड़ा के रूप में या अन्य रूप में मान के चलिए 100 रुपये और खर्चे हो जाते हैं। तो 100 रुपये का जो ऊपरी खर्च हुआ उस सामान को बड़े मार्केट से अपनी दुकान लाने में खर्च हुआ, यानी उसी सामान के पीछे खर्च हुआ। तो 100 रुपये की उस राशि को ऊपरी व्यय या अदर एक्सपेंसेस कहा जाएगा। ठीक है, और वह आपका क्या होगा, संबंधित वस्तु के क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1000 रुपये तो हमने वहां दुकानदार को दिया, 100 रुपये अदर खर्च किए, टोटल हो गया 1100 रुपये। यानी आपको समझकर चलना होगा कि हम वो वस्तु को 1100 रुपये में खरीद कर लाए हैं और 1100 से अधिक रुपये में हम उसे बेचने के प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास अगर सफल रहता है तो उस स्थिति में हम कुछ प्रॉफिट या लाभ की स्थिति में रहेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कोई दुकानदार यह समझ बैठता है कि हमने तो वो सामान 1000 रुपये में खरीदे हैं,
अगर 50 रुपये जो है कमाकर उसे 1050 रुपये में अगर बेच देंगे तो भी हमको 50 रुपये का फायदा हो जाएगा। यदि ये समझ रखते हैं तो निश्चित रूप से वो उसकी नासमझी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उस जो है सामान को खरीदने में उन्होंने 1000 रुपये का जो है पैसा तो फंसाया, साथ ही साथ में गया 100 रुपये का ऊपरी व्यय भी गया है, यानी उस सामान को उन्होंने टोटल मिलाकर 1100 रुपये में खरीदा है। उस सामान के पीछे उन्होंने 1100 की पूंजी लगाई, लेकिन बेचते समय बेच रहा है 1050 रुपये। तो वहाँ प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उस स्थिति में संबंधित व्यापार जो होगा वो घाटे में चला जाएगा। तो इस बात को समझना चाहिए। यानी हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु का ऊपरी व्यय जो होता है उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, ठीक है। और जुड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उस राशि से अगर अधिक कीमत पर वो वस्तु को हम बेच पाते हैं तभी हमें फायदा होगा। और जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त हुई उससे अगर कम कीमत पर मजबूरन उसे बेचना पड़े तो उस स्थिति में हम लोग को संबंधित सौदे या व्यापार में लाभ नहीं हानि प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये हो गया ऊपरी व्यय की बात। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग लाभ और हानि से रिलेटेड शब्दों को समझ लिए, ठीक है। प्रत्येक का अर्थ उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस का बताया, क्या जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य के बारे में बताया कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह कीमत संबंधित वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है, हमारे लिए विक्रय मूल्य कहलाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उसके लिए संबंधित मूल्य जो होगा वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक है। यानी विक्रेता का विक्रय मूल्य और क्रेता या खरीदने वाला का क्रय मूल्य होता है वो आपस में समान मान वाला होता है, ठीक है। लाभ के बारे में बताया आप लोगों को, जब किसी वस्तु को कम कीमत पर खरीदकर उसे उच्च कीमत पर या अधिक कीमत पर बेचा जाता है तो उस स्थिति में हमें लाभ होता है। हानि कब होती है? जब एक वस्तु को अधिक कीमत पर खरीदकर उससे मजबूरन कम कीमत पर बेचना पड़े तो उस स्थिति में हमें हानि होती है। अब देखो ऊपरी व्यय बताया गया कि किसी एक वस्तु को खरीदकर उसे काम के लायक बनाने में या फिर अपने दुकान तक लाने में, अपने घर तक लाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो पैसे ऊपरी व्यय कहलाते हैं। और वो ऊपरी व्यय की राशि जो होती है संबंधित वस्तु के क्रय मूल्य में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ और हानि के संबंध में ये बेसिक शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इनके अगले भाग में क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले को समझेंगे, ठीक है। आज का क्लास फिलहाल यहीं तक, आपकी सेवा में नेक्स्ट रोज में फिर इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।